हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलगेट लर्निंग। गुजरात सेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट क्लास अच्छा पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 में हम 51 से 100 तक के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। 2022 का ये पेपर है। 50 क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्वांटिटी में ही चीजें हैं, प्लस आपकी प्लेलिस्ट में भी एड ऑन हो चुकी हैं, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। प्लस जो नेट के लिए PYQs वाली प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, यानी जो जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं चैनल पे, तो वो वहां से आप क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है जी यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए भी, एजुकेशन में, और जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्स हैं। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे किसी बच्चे ने मुझे डीओ का एग्जाम भी भेजा है, तो बीओ डीओ ये वाले जो इनके लिए जो एग्जाम्स होंगे वो भी एजुकेशन के फील्ड में ही आ जाते हैं कहीं ना कहीं। ओके, उनमें थोड़ा सा बस एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को ज्यादा पूछ लेंगे, बाकी जगह पे अपना थोड़ा कॉम्बिनेशन अलग सा रहेगा कि अच्छा पेपर 2 है, एजुकेशन नेट का है, तो आपका सिलेबस जो है, जो 10 यूनिट दे रखी है, उसी में से पूछा जाएगा। उसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें, तो सेट में भी सेम चीज है। इंपॉर्टेंट चीजें ही पूछी जाती है, तरीका अलग हो सकता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिया, नेट में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड चीजें पूछ ली, वो डिफर कर सकते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है ये चीजें, रादर देन कोई रैंडम मॉक टेस्ट। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। ठीक है, एंड इंटेलिजेंट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे चीजें और आपके लिए हेल्प हो रही हो तो। ओके, 51st क्वेश्चन आपके सामने है, नेचुरल बिहेवियर्स ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द रियल सिचुएशन। तो रियल सिचुएशन में उनके नेचुरल बिहेवियर पे हम फोकस कर रहे हैं। किसमें? नैरेटिव रिसर्च डिजाइन में, मिक्स्ड रिसर्च मेथड में, ग्राउंडेड थियोरी डिजाइन में, या फिर एथनोग्राफिक स्टडीज में। तो हम एथनोग्राफिक स्टडीज में वहां जाके नेचुरल एनवायरमेंट में नेचुरल बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं रियल सिचुएशन में। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। Read the following statements carefully and select an appropriate code. तो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन इज नॉट डन इन एथनोग्राफिक। नहीं, एथनोग्राफिक में तो आप पार्टिसिपेटरी तो मेजरली कर रहे हो, आप वहां जा रहे हो, तो वो पार्टिसिपेशन ही हो गया अपने आप में, तो मेजर पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन होगा, तो ये तो गलत हो गई। इंडक्टिव रीजनिंग इज डन इन ग्राउंडेड थियरी। इंडक्टिव में क्या होता है? देखो, डिडक्टिव इंडक्टिव दो पढ़े थे, डी और आई। हम एक में जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, दूसरे में स्पेसिफिक टू जनरल। मैंने आपको बताया था डिडक्टिव DABCD, तो अल्फाबेटिकली जाओ, EFG, जी पहले आ गया। तो जनरल टू स्पेसिफिक की बात हम करते हैं डिडक्टिव में, तो इंडक्टिव में हम स्पेसिफिकली डाटा कलेक्ट करेंगे सबसे, और सबसे डाटा कलेक्ट करके हम एक जनरलाइज थियोरी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल ठीक है ये बात, तो ठीक है। इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, और वही चीज ग्राउंडेड थियोरी डिजाइन में हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड सही है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। आंसर अपना फर्स्ट हो गया। Which type of relationship will be there between correlation coefficients found by point biserial method RBIS and प्रोडक्ट मेथड, जो अपना प्रोडक्ट मोमेंट का मेथड है पियर्सन वाला, फॉर द सेम डाटा। जब आपका डाटा सेम है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट मोमेंट से आएगा आर, वही चीज आपकी सेम जो है वो पॉइंट बाय सीरियल मेथड से भी आ सकती है, तो सेम रहेगा जी। आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। ओके, क्योंकि डाटा सेम है एक तरीके से। वेरियंस ऑफ द टेस्ट स्कोर इज, वेरियंस दे रखा है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर इज डबल्ड, तो नया वेरियंस क्या होगा? उसके लिए आपको पता होना जरूरी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस, या फिर इसको ऐसे लिख लो, वेरियंस इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सेम ही बात है। इन दोनों का अगर मैं स्क्वेयर कर दूंगी, तो स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ये बराबर आ गया, सेम फॉर्मूला। अब मुझे वेरिएंस दे रखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 36 का अंडर रूट, यानी 6 6 36, तो आंसर आ गया 6। अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने डबल कर दिया है स्कोर को, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 6 था, डबल कर दिया तो 12 हो गया, 6 दूनी 12। ठीक है, डबल किया 12 हुआ। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है, तो अपना ये कितना होगा, क्या बोलते हैं, वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर, यानी 144 जो है वो हमारा आंसर आ जाए। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ आपको कुछ याद रखना है, तो टिप्स पे होना चाहिए, इजीएस्ट चीज है। ओके, देन है जी, आपको बताने हैं बेस्ट अल्टरनेट।
यानी नॉन पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक, ये पैरामेट्रिक है, ये नॉन पैरामेट्रिक है, तो आपको पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का अल्टरनेटिव बताना है कि अगर अनोवा यूज नहीं कर पा रही हूँ तो कौन सा यूज करूँ, टी टेस्ट नहीं यूज कर पा रही हूँ और नॉन पैरामेट्रिक डाटा है स्केल पे, तो यहाँ पे मतलब नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल पे डाटा है, तो कौन सा टेस्ट यूज करें रिजल्ट्स के लिए। ऐसे ही कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन है, तो कार्ल पियर्सन का स्पीयर, ये मैंने मैराथन में भी करवा रखा है, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन स्पीयर कोरिलेशन रहेगा, यानी ये तो फोर्थ रहेगा, तो देखो फोर्थ तो कई जगह पे है। देन बचा आपका अनोवा और टी टेस्ट। टी टेस्ट मान विटनी आएगा आई थिंक, तो सेकंड थर्ड फोर्थ आना चाहिए, सी आएगा क्या, ठीक है। टी टेस्ट जो है वो मान विटनी, टी टेस्ट का काउंटर पार्ट, और अनोवा का रहेगा क्रूशियल वैल्यूज। पॉइंट ये है कि आप याद तो ये रखेंगे, ये रही आपके पास इंफॉर्मेशन, बट देखो प्रोडक्ट मोमेंट तो इधर स्पीयरमैन का रैंक आ गया, या स्पीयरमैन के रैंक की जगह आपका जो है कैंडल का टाउ भी हो सकता है, टाउ, ठीक है। यहाँ पे जब आप बात कर रहे हो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, तो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ टी टेस्ट लिखा है तो हम बाय डिफॉल्ट इंडिपेंडेंट ही मान के चलते हैं, क्योंकि साइड में ऑप्शन हमारे पास उसी हिसाब का मान विटनी दे रखा है, ठीक है। मीडियन टेस्ट तो है ही नहीं इनमें कहीं जो हम कंपेयर कर पाए, राइट। तो ऐसे ही अनोवा की बात हो रही है तो वन वे अनोवा वाला आंसर दे रखा है, अगर वहां पे टी टेस्ट में मान विटनी की जगह विल्कोक्सन दे रखा होता तो हमें उसके साथ मैच करना पड़ता, राइट। उसके साथ मैच क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट के लिए है, रुको ये लाइन गलत लगी है भाई, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट के लिए है, ये पेयर्ड के लिए है, बट है तो टी टेस्ट ही ना। तो वहां पे अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया इंडिपेंडेंट, और तब तब आप डेफिनेटली विल्कोक्सन के साथ नहीं जा सकते, बट अगर उन्होंने सिर्फ टी टेस्ट बोला है तो मान विटनी विल्कोक्सन दोनों में से कोई भी होगा, आप उसके साथ जाइए। और ऐसे ही अनोवा, वन वे अनोवा या वन वे रिपीटेड मेजर्स अनोवा, तो वो चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप फ्राइडमैन का टू वे अनोवा पे जाएंगे, और यहाँ पे आप जो है ये क्रूशाल वैल्यूज पे जाएंगे, ओके। तो ये काउंटर पार्ट याद रखिए आप। आई होप आपको पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक में डिफरेंस पता हो, नहीं तो अपने नोट्स रिवाइज कीजिए। पैरामेट्रिक में मेजरली हम एनपीसी की बात करते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व रहेगा। पैरामेट्रिक में हम इंटरवल और रेशियो स्केल पे डाटा की बात करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक पे फर्क नहीं पड़ता कि अपना जो है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है कि नहीं है, बट डाटा हमारा यहाँ पे इंटरवल रेशियो की बजाय नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे रहेगा। एटलीस्ट ये दो तीन चीजें पता हो, ओके। If all the subjects of research have responded correctly to a particular test of item, तो डिफिकल्टी वैल्यू क्या रहेगी उस आइटम की, तो सबने करेक्टली आंसर किया है। तो देखो 0 या 1 के बीच में ही रिवॉल्व करते हैं हम जब डिफिकल्टी वैल्यू की बात आती है। तो जब आप आंसर सही दे रहे हैं तो आप 0 की तरफ जा रहे, सॉरी 1 की तरफ जा रहे हैं, यानी जितने ज्यादा लोग सही देंगे हमारा आंसर 1 की तरफ ज्यादा होगा, 0 की तरफ कम होगा। जितने ज्यादा लोग गलत आंसर देंगे तो 0 की तरफ आंसर होगा। तो ये बोल रहे हैं कि सबने ही, सारे के सारे सब्जेक्ट्स ने सही आंसर दिया है, तो अपना 1 की तरफ जाएगा, यानी 1 ही होगा, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स की बात कर दी ऑलरेडी, अगर ये सारों की बात नहीं करते तो हम बोल सकते थे कि हाँ ठीक है 0 से 1 की तरफ जाएगा या लेस देन 1 होगा, वो उसके साथ जा सकते थे। बट अभी के लिए इन्होंने बोला सारे सब्जेक्ट्स ने रिस्पॉन्ड किया है करेक्ट, तो करेक्ट रिस्पॉन्ड किया है उस पर्टिकुलर आइटम के लिए, तो हम 1 जो है उसकी स्कोरिंग करेंगे। The variable that affects on the cause and effect relationship between independent and dependent variable, तो इफेक्ट कर रहा है रिलेशनशिप को, और रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करना मतलब मॉडरेट वेरिएबल होना। ये भी मैंने वीआईपी क्लास में जो वेरिएबल वाला टॉपिक है अच्छे से करवा रखा है। कंट्रोल्ड वेरिएबल होगा जो आपकी पूरी स्टडी के दौरान कंट्रोल में है, कांस्टेंट है, दैट विल बी कंट्रोल्ड वेरिएबल। कि मान लो मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेल काउंटर पार्ट पे कोई स्टडी करनी है, तो मेरा जो काउंटर पार्ट जेंडर जो है मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, ये कॉन्स्टेंटली फिक्स रहेगा उस दौरान, ठीक है। सो वो चीज क्या हो गई, कंट्रोल्ड वेरिएबल। आंसर इसका हो जाएगा मॉडरेटर वेरिएबल। मॉडरेटर, मीडिएटर, इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, वो मैंने वेरिएबल की वीआईपी क्लास वाली वीडियो में करवा रखा है। Which of the following is a controlled variable in the context of research problem? प्रॉब्लम दे रखी है और आपसे कंट्रोल्ड वेरिएबल पूछा है, ओके। स्टडी ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफ मेल टीचर ट्रेनीज ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज, ठीक है। देखा जाए तो अर्बन और रूरल एरियाज भी इन्होंने फिक्स कर दिए हैं, बट उससे कहीं ज्यादा फिक्स यहाँ पे मेल टीचर को किया गया है, ओके। सो एरिया फिक्स है वो भी ठीक है वैसे, बट मेजरली आंसर जेंडर दे रखा है इन्होंने, जो कि जस्टिफाइबल है कि कंट्रोल्ड वेरी फैक्टर जो कि पूरे दौरान, पूरे एक्सपेरिमेंट या रिसर्च स्टडी के दौरान कांस्टेंट है। सो मेल टीचर कांस्टेंट है, तो जेंडर हमारा बिल्कुल कांस्टेंट है कि यही रहेगा। इसमें फिर भी हमारे पास ऑप्शंस आ गए कि अर्बन है या रूरल है, ओके। तो इसलिए मेल टीचर यानी जेंडर जो है वो अपना क्या रहेगा,
थ्रू आउट द स्टडी कांस्टेंट, तो ये कंट्रोल्ड वेरिएबल हो जाएगा. What is done to check the validity and credibility of the content presented in the sources of historical research? हिस्टोरिकल रिसर्च में हम इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के क्रिटिसिज्म की बात करते हैं. इंटरनल क्रिटिसिज्म में हम एक्यूरेसी, वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है. एक्सटर्नल में हम जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं. ओके, तो आंसर ए रहेगा. एक्सटर्नल में हम यूजुअली जनरलाइजेशन, जब एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करते हैं हम, इंटरनल वैलिडिटी, कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा. इंटरनल वैलिडिटी की बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी हम जनरलाइजेशन पे फोकस करते हैं कि जितना ज्यादा आप जनरलाइज कर पाओगे आपकी स्टडी को, उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल वैलिडिटी बेटर होगी. ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म है. एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में हम ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस पे फोकस करेंगे और यहाँ पे हम वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी पे फोकस करेंगे. और ये दोनों चीजें क्रिटिसिज्म वाले सिर्फ हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए यूज होते हैं. What do you mean by an experiment? तो एक्सपेरिमेंट क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, ओके. ऑब्जर्वेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इन कंट्रोल्ड सिचुएशन. Observation of the impact of dependent variable on intervening variable. Observation of impact of moderator variable on dependent. तो देखो जी, मॉडरेटर का तो नहीं करेंगे, हम मेजरली देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे. ठीक है, ये तो सिंपल है. ये तो पहले ऑप्शन में भी दे दिया, दूसरे में भी दे दिया, बट दूसरे में एड ऑन कर दिया कंट्रोल्ड कंडीशन. वही चीजें तो होती हैं एक्सपेरिमेंट में. अगर मैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी कर रही हूँ, मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ सीधा, तो उसमें भी मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे जो है इफेक्ट देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ. दैट इज डिस्क्रिप्टिव. बट जब एक्सपेरिमेंट हो गया तो मुझे कुछ एक सिचुएशंस भी कंट्रोल में रखनी पड़ेंगी. तो आंसर मेरा बी आ जाएगा. ना ही हम इंटरवीनिंग वेरिएबल पे देख रहे हैं, ना ही हम मॉडरेट का डिपेंडेंट पे देख रहे हैं. रिफ्लेक्टिव जर्नल इज रिटन विद द पर्पस. तो क्या पर्पस रहेगा रिफ्लेक्टिव जर्नल का? रिफ्लेक्ट बैक करते हैं ऑब्वियसली बैठ के, वो तो पता ही है. बाकी क्या रहेगा? टू अंडरस्टैंड द थिंग्स that have happened and align future course of action. अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान ही लास्ट क्लास में या उससे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आया होगा रिफ्लेक्टिव जर्नल का, या WB सेट के दौरान आया होगा, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान ही करवाया है मैंने. रिफ्लेक्टिव जर्नल में हमने बोला था कि आप जो लंबा फील्ड वर्क करके आए हैं उस एक्सपीरियंस को बैठ के बता रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं. दैट वाज रिफ्लेक्टिव वन. ओके, सो वही चीज है कि आप जो है एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका, आप क्या सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक करेंगे उसके ऊपर. तो चीजों को समझना जो हुई है, दैट हैव हैपेंड, एंड उनको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए अलाइन करना कि आगे कहाँ काम आ सकते हैं, क्या चीज हो सकती है, तो उस पर रिफ्लेक्ट बैक करना. तो आंसर तो ये रहेगा टू शेयर व्हाट अदर्स फील. नहीं, टू रिलाई ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स. खुद की बात हो रही है रिफ्लेक्टिव जर्नल में, आप खुद के ही एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो. टू हैव एन आइडिया ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड आउटसाइड एंड मेंट वंस एक्शन. नहीं जी, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा अपना कि हम चीजों को समझ रहे हैं जो हो चुकी हैं, उस पर रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, कैसे वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में हम यूज कर सकते हैं, अलाइन हो सकते हैं, वो चीज रिफ्लेक्टिव जर्नल में रहेगी. A teacher develops an achievement test to determine students' individual strengths and weaknesses before beginning of a learning activity. तो इसको क्या बोलेंगे? तो during the activity होता, during the class होता तो हम formative के साथ चले जाते, बट अभी हमने strength और weakness जानने के लिए assessment किया है, यानी हम diagnose करना चाह रहे हैं strength और weaknesses को, तो वो diagnostic assessment रहेगा. ओके, फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम बस इतना दे रखा है, बट इसकी कैटेगरीज यहाँ पे रिवाइज कर लो. ओके, 10 की 10 कैटेगरीज आपको याद होनी चाहिए. तो टीचर डोमिनेंट है, स्टूडेंट डोमिनेंट है, नॉन वर्बल है नेचर में, या नॉन ऑब्जर्वेशनल है. ऑब्जर्व कर सकते हैं, नॉन वर्बल नहीं, वर्बल है जी. ठीक है, वर्बल है नेचर में, तो ये गलत हो गया. स्टूडेंट डोमिनेंट नहीं है, टीचर डोमिनेंट है. सारी की सारी चीजें टीचर के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, हम टीचर को एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो टीचर डोमिनेंट है, ये आ गया. तो इसकी 10 कैटेगरीज रिवाइज कर लो. गैलोवे याद कर लो. ठीक है, साथ के साथ याद हो जाएगा. गैलोवे में वर्बल नॉन वर्बल दोनों बिहेवियर आ गए हैं, और उसमें भी वर्बल की और नॉन वर्बल की 10-10 कैटेगरीज हैं, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं. While creating rubrics for self at the determination of one's performance ratings, which among the following is to be taken care of?
तो रूब्रिक्स क्रिएट जब आप कर रहे हो तो उस दौरान किस चीज पे आप फोकस करोगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और नंबर पे, ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन पे, ऑब्जर्वेशन और नंबर पे। तो देखो ऑब्जर्वेशन तो बाद में आएगी ना, पहले जब आप बना रहे हो, ये क्रिएशन के दौरान की बात हो रही है, जब आप क्रिएट कर रहे हो ना रूब्रिक्स, तब तो आप डिस्क्रिप्शन पे और नंबर पे फोकस करोगे ना, कि क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, क्या नंबरिंग दे रहे हो, कि ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट या ये आपका एलिमेंट है, कि मान लो वो जो मैंने आपको बताया था कि आप जो है मान लो डिबेट या डेक्लेमेशन के लिए रूब्रिक्स बना रहे हो, तो आप इस पे इन्फ्लुएंस, ये क्या बोलते हैं, कंटेंट पे या फ्लुएंसी पे या किस चीज पे नंबर दे रहे हो, तो उनका डिस्क्रिप्शन, तो वो चीज आपको पर्टिकुलरली बताई जाएगी कि आप जो है आपको किस चीज पे जज किया जाएगा, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे, फ्लुएंसी पे, कंटेंट पे इस तरीके से जज किया जाएगा, तो वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हो आप, तो डिस्क्रिप्शन और नंबर पे फोकस करना है जी जब आप क्रिएट कर रहे हो, वाइल क्रिएटिंग। क्रिएशन के बाद ऑब्वियसली आप ऑब्जर्वेशन पे या डिस्क्रिप्शन पे या ऑब्जर्वेशन और इवेल्युएशन पे फोकस करोगे एक तरीके से, ना कि नंबर या डिस्क्रिप्शन पे। ओके, सो वो चीज है, डिस्क्रिप्शन और नंबर पे फोकस रहेगा जब हम रूब्रिक्स को क्रिएट कर रहे हैं। Knoll's theory of andragogy identified 5 assumptions of his theory. Which among the following is not one of the assumptions of his theory? जब एंड्रागोजी की बात आ गई, अडल्ट लर्निंग की बात आ गई, तो आप पास्ट एक्सपीरियंस पे फोकस करते हो, भले ही आपको इनके एजम्पशंस याद ना हो, बट आप क्वेश्चन तो देखिए, आंसर्स तो देखिए, चार क्या है, ठीक है। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस, ऑब्वियसली लर्निंग एक्सपीरियंसेस फोकस करेंगे, यही हम पेडागोजी एंड्रागोजी में डिफरेंस भी देखते हैं कि एंड्रागोजी जो है वो अडल्ट लर्निंग पे फोकस कर रही है और अडल्ट एक एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। ओके, ऐसे ही जब पेडागोजी की बात करते हैं तो वो चाइल्ड लर्निंग के पे ऊपर फोकस है, तो वहां पे हम एक्सपीरियंस नहीं होगा हमारे पास, राइट। देन रेडीनेस टू लर्न, सेल्फ डाउट या ड्राइव इन, तो रेडीनेस टू लर्न होगी क्योंकि वो खुद सीखना चाह रही हैं, अडल्ट हैं वो सारे के सारे। सेल्फ डाउट नहीं होगा जी, ठीक है, ये डाउटफुल है। ड्राइव इन में आ गया कि ठीक है आप ड्राइव्ड हो उसके प्रति या मोटिवेटेड हो इंट्रिंसिकली, वो भी सही है, तो सी आंसर नहीं होगा, ये अजम्पशन नहीं है, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं, तो कोर अजम्पशन में हम एक तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ऑटोनॉमी और सेल्फ डायरेक्शन की, एक्सपीरियंस से सीखने की बात करते हैं, रेडीनेस टू लर्निंग की, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लर्निंग एंड इंटरनल मोटिवेशन। उसके साथ साथ हम इनकी रीजंस भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि लाइफ में कहाँ यूज होगी जो लर्निंग हम कर रहे हैं। सो एज सच बिल्कुल 5 पे मत स्टिक करके रहिए, आप क्वेश्चन के हिसाब से देखिए कि हाँ इस तरीके की चीजें अडल्ट लर्निंग में हो सकती हैं, या ये चीजें हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉरिस बाइस, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन मे बी क्लासिफाइड ऑन अ, तो किसके ऊपर क्लासिफाई करेंगे, विच रेंजेस फ्रॉम थॉटफुल टू थॉटलेस मोड ऑफ ऑपरेशन। सो भले ही मॉरिस बाई से बाकी क्या चीजें आ सकती है, देखो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को आप कैसे करोगे क्लासिफाई, ऑन अ कॉन्टिनम, विच रेंज, कॉन्टिनम मतलब कॉन्टिन्यूटी में आप थॉटफुल से थॉटलेस पे जा रहे हो, हायरार्की में, परसिस्टेंसी में या ट्राजेक्टरी में। सो कॉन्टिनम बेटर वर्ड है जी, क्योंकि थॉटफुल से थॉटलेस, ठीक है, थॉटलेस मोड ऑफ ऑपरेशन या थॉटलेस से थॉटफुल, तो वो रेंज बता रखी है, तो वो कॉन्टिन्यूटी में रेंज है, कॉन्टिनम रहेगा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का क्या मतलब है, आई कैन क्रिएट माई फीचर फिल्म अबाउट एजुकेशन, ओके, ये मैं अपने आप को बता रही हूँ कि मैं कर सकती हूँ। देन है आई कैन टेक फीडबैक फ्रॉम टीचर्स एंड सुपरवाइजर्स टू मॉनिटर एंड डायरेक्ट माई सेल्फ, अपने आप को मॉनिटर और डायरेक्ट करने के लिए मैं टीचर और सुपरवाइजर से फीडबैक ले सकती हूँ। ओके, आई सिट ऑन माई कंप्यूटर डेस्क ड्यूरिंग क्लास व्हेन टीचर इज टीचिंग, तो मैं जब टीचर पढ़ा रहा है तो मैं अपने कंप्यूटर डेस्क पे बैठ जाऊंगी, सीख लूंगी। तो ये तो सेल्फ डायरेक्टेड कहाँ हुआ, जब आप टीचर से ही सीख रहे हो सारा कुछ। आई कैन टेल अदर्स हाउ टू डू अ टास्क, आपको दूसरों को नहीं बताना है, खुद को डायरेक्ट करना है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है ना। तो सेल्फ डायरेक्टेड में मेजरली इन दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, जब आपने बहुत अच्छे से खुद को डायरेक्ट किया है कि मैं टीचर और सुपरवाइजर से क्या करूंगी, फीडबैक लूंगी और फिर खुद को मॉनिटर और डायरेक्ट करूंगी, राइट। तो बी आंसर हो जाएगा, ना कि ए में ये है कि हाँ ठीक है, अगर बी बेटर ऑप्शन नहीं होता हमारे पास तो हम ए के साथ भी चले जाते हैं कि मैं अपनी फीचर फिल्म जो है एजुकेशन के बारे में खुद क्रिएट कर सकती हूँ। सो वो चीज जो है आप उसमें भी कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो, गलत नहीं है एक तरीके से, बट सेल्फ को डायरेक्ट करना वो बी ऑप्शन बेटर तरीके से बता रहा है। A school teacher conducts assessment for improving classroom instructional procedure. This will be which type of assessment? तो school teacher conduct कर रहा है assessment for improving the classroom
इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर यानी इंप्रूवमेंट का स्कोप है, असेसमेंट 4 के लिए हो रही, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए इंप्रूवमेंट के लिए हो रही है, तो ये क्या रहेगी, फॉर्मेटिव या समेटिव या नॉर्म, कौन सी, तो फॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि इंप्रूवमेंट का स्कोप फॉर्मेटिव में रहता है हमेशा। समेटिव तो एंड में हो रही है ना, उसमें क्या इंप्रूव कर लोगे, समेटिव के बाद तो आप जजमेंट ही देते हो, इवेल्युएशन हो जाएगा बाद में। तो A portfolio assessment provides opportunity for a students, okay, for a student आना चाहिए, to reflect on one's learning, to assess, self-assess, to formulate deeper understanding of the concept या to assess others. दूसरों को असेस नहीं कर रहे हम पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो में खुद का बनाऊंगी ना, मैं दूसरे का पोर्टफोलियो क्यों बनाऊंगी, राइट। सो जब आप पोर्टफोलियो असेसमेंट की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देता है, पहले तो मैं खुद ही पोर्टफोलियो बना रही हूँ, तो मैं सेल्फ असेस करूंगी उन चीजों को, मैं अपनी लर्निंग के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करूंगी, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग वहां से निकल के आएगी। तो फर्स्ट 3 ऑप्शंस आर राइट, दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अपन, ओके। Which among the following is the assumption of Charles Galloway system? तो चार्ल्स गैलोवे में हम नॉन वर्बल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरीके के इंटरेक्शन को हम एनालाइज करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर हैज नो सिग्निफिकेंट रोल, नहीं नहीं है भाई, रोल क्यों नहीं है, तभी तो इंक्लूड किया है। फीडबैक डजंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडिफाइंग द बिहेवियर, फीडबैक प्ले करेगा रोल, क्यों नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। नॉन वर्बल क्यूज जो है वो रिइंफोर्स और मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट्स को, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इनइफेक्टिव रहेगा, इनइफेक्टिव नहीं रहेगा। ऑब्वियसली टीचर के अगर एक जो है स्माइल या एक जेस्चर, तो जो नॉन वर्बल चीजें हैं वो मोटिवेट करती हैं बच्चे को कि हाँ उसने सही आंसर दिया है, या उसकी पीठ थपथपा देना, या उसको ऐसे ऑल द बेस्ट बोल देना, या मतलब कुछ भी नॉन वर्बल क्यूज जो है वो डेफिनेटली रिइंफोर्स करेंगे या बच्चे को मोटिवेट करेंगे। सो सी आंसर रहेगा, ठीक है। गैलोवे में ये चीज मानी गई है, इसीलिए तो नॉन वर्बल क्यूज को या नॉन वर्बल इंटरेक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं, ओके। विच लर्निंग थियोरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रूनर? इजीएस्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी लर्निंग, ओके। मूक की फुल फॉर्म ये तो हर एक में पूछी गई है, पता नहीं कैसे, बट WB सेट में भी हर जगह पूछी गई थी, आपके में भी पूछी जा रही है, तो ये तो इजी है। यानी कि मूक की, स्वयं की, इन सब की फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, डी आंसर हो जाएगा। Which of the following is not based on Web 2.0 टेक्नोलॉजी? तो Web 1.0 से लेके 5.0 तक आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी चीजें कि कैसे इवोल्व हुए हैं हम। तो 2.0 में सोशल नेटवर्किंग साइट्स आती हैं, ना भी पता हो तो भी ये तीनों चीजें सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। नेटफ्लिक्स जो है वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, तो वो अलग हो गया, तो ए जो है वो इसमें नहीं आएगा। हु गेव इंफॉर्मेशन सिस्टम का सक्सेस मॉडल? तो ये आईएस सक्सेस मॉडल हम बोलते हैं ना, D&M आईएस सक्सेस मॉडल 2003 में, यानी 1992 में आया, 2003 में अपडेट किया। अपडेटेड वर्जन भी मैंने आपको करवाया था, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में आपके पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, यानी ये चीज बार बार आ रही है, तो रिवाइज कीजिए इसको, ओके। आंसर क्या हो जाएगा, मैकलीन और डीलोन, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगेन वही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस इन D&M इंफॉर्मेशन सक्सेस मॉडल? तो ये ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूं मैं लास्ट क्वेश्चन पेपर में, ओके। उस क्वेश्चन पेपर में हमने 1992 वाला भी किया था कि उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी और कैसे वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट था, और 2003 में जब हमने अपडेट किया तो हमने वो चीज हटा के और नेट बेनिफिट्स वहां पे इंक्लूड किया था, ओके। तो नेट बेनिफिट्स, यूजर की सेटिस्फेक्शन और सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी के साथ साथ हमने वही जो यूजर की होता है ना, मतलब काम की क्वालिटी वगैरह, तो तीन चीजें, इंफॉर्मेशन क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी, वो चीजें इंक्लूड की थी, ओके। तो वो आपको पता होनी चाहिए। एजुकेशन ऑफ यूजर नहीं है इंक्लूडेड जी, तो इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, ओके। In which model of developing instructional design learners are analyzed first, then objectives are created? तो पहले आप एनालाइज करोगे फिर ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट होंगे, तो ये किस मॉडल में बोला गया है? यहां से आपको ADDI की फुल फॉर्म पता हो, अश्योर की फुल फॉर्म पता हो, डिक एंड कैरी के जो 10 स्टेप्स हैं वो पता हो, ओके। ये तीनों मॉडल्स इंपॉर्टेंट है नेट के पर्सपेक्टिव से भी। नेट में डिक एंड कैरी पूछने लग गए हैं आजकल थोड़ा सा, बाकी ADDIE और अश्योर तो हर जगह पूछा जाता है, वो इजी है, और क्योंकि ये बार बार पूछे गए। डिक एंड कैरी को अभी पूछा जाने लगा है फ्रिक्वेंटली, ओके। सो ये चीज आपको पता हो तीनों के तीनों। अभी के लिए आंसर अश्योर हो जाएगा, मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं हर बार बताती हूँ। तो ADDI की और अश्योर की फुल फॉर्म क्या रहेगी वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए ये लो,
ADDI क्या है? सो टीचिंग थियरी है, ऑनलाइन टीचिंग थियरी है, ऑफलाइन टीचिंग थियरी है, या मॉडल है डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। डेफिनेटली ये मॉडल है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के लिए। ओके, फुल फॉर्म क्या है वो आपको बतानी है। Who of the following are constructivist psychologist? तो कंस्ट्रक्टिविस्ट देखो, वॉटसन बिहेवियरिस्ट है, स्किनर बिहेवियरिस्ट है, थॉर्नडाइक भी बिहेवियरिस्ट है, बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो जीन पियाजे और वाइगोट्स्की बच्चे जी डेवलपमेंट में ये कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं ये, क्योंकि ये बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा, उस पर फोकस कर रहे हैं। आंसर सी। एक लेबरर है, उसको 500 रुपए पर डे मिल रहे हैं इफ ही वर्क्स ऑफ 8 आवर्स अ डे, ठीक है। इफ ही वर्क्स 4 आना चाहिए, 4 8 आवर्स, तो वो 500 रुपए पर डे मिल रहे हैं अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है तो। सो विच टाइप ऑफ एनफोर्समेंट शेड्यूल इज अप्लाइड हियर अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग? तो कौन सा शेड्यूल है यहाँ पे? तो देखो फिक्स्ड है और इंटरवल पे मिल रहा है, तो फिक्स्ड इंटरवल तो दे नहीं रखा, सिर्फ इंटरवल दे रखा है। देखो रेशियो नहीं है, फिक्स्ड रेशियो नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, इंटरवल है, एक पर्टिकुलर इंटरवल कि आपने 8 घंटे काम किया है तो अगले दिन भी आपको फिर मिल जाएंगे पैसे 500 रुपए। सो वो फिक्स इंटरवल के ऊपर आप एनफोर्समेंट दे रहे हो। In which type of conditioning neutral stimulus acquire the properties of natural stimulus? तो ये हम क्लासिकल कंडीशनिंग में बात करते हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस अपना बेल था, नेचुरल स्टिमुलस अपना फूड था, हमने बेल को फूड के साथ पेयर अप किया, एसोसिएट किया, तो ये अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग है जी, ठीक है। What are the key characteristics of a transactional leader? तो ट्रांजैक्शनल लीडर यानी लीडरशिप की बात हो रही है। सारी टाइप की लीडरशिप जो नेट के सिलेबस में मेंशन है, वीआईपी क्लास में करवा रखी है, मेक श्योर आप देख के जाए। ओके, सो ट्रांजैक्शनल लीडर एक लेन देन की बात करेगा, गाइड करेगा, मॉनिटर भी करेगा आपको एक तरीके से, ठीक है। तो क्या क्या चीजें देखो, गाइड, मेंटोर करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, गाइड करना, मेंटोर करना, मोटिवेट करना, या कमांड देना। नहीं, ट्रांजैक्शनल में कमांड तो नहीं होगी, बट हाँ आपसे काम निकलवाने की कोशिश की जाएगी। तो आंसर आपका बी रहेगा, गाइड करना, मेंटोर करना और मोटिवेट करना। कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगी, ना डेमोन्स्ट्रेशन होगी ना ही कमांड होगी। ओके, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? सो पॉलिसी देखो, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, आपको पता होना चाहिए। ओके, सो थोड़ा स्मार्टली सोल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस। पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डील विद एग्जीक्यूटिव एंड गवर्नेंस फंक्शंस, या मेकिंग बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन। तो देखो, जो इंप्लीमेंट करेगा वही अवेलेबिलिटी का ध्यान रखेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें एक सेम में आएंगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को फॉर्मुलेट करना और एग्जीक्यूटिव और गवर्नेंस फंक्शंस के साथ डील करना। तो मैनेजमेंट का काम ये है, या ये सेकंड और फोर्थ वाला है? आप मैनेज कर रहे हो, तो यानी इसमें से 1 और 3 एक साथ जाएंगे, वो भी चेक कर सकते हो आप। देखो 1 और 3 एक साथ जा रहे हैं और 2 और 4 एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन। वो कॉम्बिनेशन से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो 1 और 3 गलत है, यानी कि ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट का काम अपना हो जाएगा पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, मैनेज करना और रिसोर्सेज को मैनेज करना। Which two of the following are wrong about the types of educational leaders and their style of functioning? तो कौन से गलत है यहाँ? ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स आर फोकस्ड ऑन गेटिंग द जॉब डन। तो ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स फोकस करते हैं जॉब काम कंप्लीट कर देने पे। कैरिज्मेटिक लीडर्स इंस्पिरेशन इंस्टिल करेंगे, मोटिवेशन, एक्साइटमेंट एंड कमिटमेंट इन द स्टाफ। टास्क ओरिएंटेड लीडर्स जो है वो फोकस्ड रहेंगे रूल्स एंड प्रोसीजर्स पे। ऑटोक्रेटिक लीडर्स जो है वो डिसीजन बनाएंगे विदाउट रेफरिंग टू एन। ये तो ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडर्स अपने आप जो है वो डिसीजन लेंगे, किसी और से नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। टास्क ओरिएंटेड लीडर्स रूल्स पे नहीं, टास्क ओरिएंटेड लीडर्स फोकस करेंगे कि उनका काम हो जाए ऑन गेटिंग द जॉब डन, और ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स फोकस करेंगे रूल्स और प्रोसीजर पे। तभी तो वो सरकारी फाइलें प्रोसीजर के चक्कर में लंबी लंबी चलती रहती हैं, राइट। सो फर्स्ट एंड थर्ड ऑपोजिट दे रखा है जी, तो फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, सेकंड एंड फोर्थ अपना सही है। आंसर अपना ए हो गया। ओके, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो डेवलपमेंटल प्लानिंग जब आप कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? बाय इन्वॉल्विंग एवरीवन इन डिसीजन मेकिंग, बाय एजुकेटिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, by employing more qualified persons as educational head, या by promoting desirable vision, mission and objectives। तो देखो हर किसी को तो आप डिसीजन मेकिंग में नहीं इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब
डेमोक्रेटिक में हम बोलते हैं बट हर कोई फिर भी नहीं हो पाएगा। बाय एजुकेटिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, वो क्योंकि इन सब में ऑप्शंस में आपको सबसे बेटर क्या नजर आएगा कि आप कैसे जो है इंप्रूव कर सकते हो, कि आप जो डिजायरेबल आपका विजन है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स है इंस्टीट्यूशंस के, उनको प्रमोट कीजिए। अब उनको प्रमोट करने के दौरान आप जो है एजुकेट या मोटिवेट कर सकते हो एम्प्लॉय को। उनको प्रमोट करने के दौरान आप एक क्वालिफाइड पर्सन को हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। वो चीजें बाद में हो सकती है बट मेजर काम प्रमोशन का रहेगा कि आप डिजायर्ड विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स जो है आपके इंस्टीट्यूशन के, उन पे फोकस करो और उनको प्रमोट करो, राइट। व्हाट डज सिचुएशनल थियरी ऑफ लीडरशिप एम्फसाइज, तो सारी लीडरशिप की थियरीज तो करवा रखी है, राइट। मैनेजरियल लीडरशिप, सिचुएशनल लीडरशिप, देन लीडर मेंबर एक्सचेंज, तो फिडलर कंटीजेंसी, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली क्लास इसी चीज की ली थी जब वीआईपी क्लास ली थी, ओके। तो सिचुएशनल थियरी है जी, आप सिचुएशनल थियरी में ज्यादा से ज्यादा क्या इवेंट हो रहा है, क्या सिचुएशन है, उस पर फोकस करोगे कहीं ना कहीं, या फिर आप पर्सनैलिटी ट्रेट पे, पॉलिटिकल सिचुएशन, सिर्फ पॉलिटिकल सिचुएशन पे थोड़ी ना करोगे, या सिर्फ एनवायरमेंट या सिर्फ पर्सनैलिटी, आप इवेंट पे फोकस करोगे, ठीक है। सो इवेंट्स पे फोकस रहेगा सिचुएशनल थियरी ऑफ लीडरशिप का। Which of the following statement justifies understanding of principles of management help in taking scientific decision? तो कौन सा पॉइंट जो है हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा? Adherence to these principles add to knowledge and understanding of managerial situation. Principles emphasize logic rather than a blind faith. Principles of management are at the core of management theory. या principles are guidelines that can be modified as per the changing environment. उनको modify किया जा सकता है। बात किसकी हो रही है? साइंटिफिक डिसीजन लेने की बात हो रही है, यानी लॉजिक की बात करोगे तो बेटर साउंड क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल्स जो भी हो, ठीक है, वो किस पे एम्फेसाइज करें? लॉजिक पे एम्फेसाइज करें, ना कि बिल्कुल अंधाधुंध विश्वास पे, अंधविश्वास पे, ठीक है, ब्लाइंड फेथ पे, वो नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, तो क्वालिटी को अश्योर करना, यानी इट इज अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री टू विच प्रोडक्ट सेटिस्फाइज द नीड, एनी सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज टू इंश्योर द क्वालिटी एंड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट या फिर करेक्टिव टूल। तो जब आप क्वालिटी को अश्योर करना चाह रहे हैं तो चाहे कोई भी प्रोसेस हो, चाहे आप जो है ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली भी में इंक्लूड हो जाएगा, कोई भी सिस्टमैटिक प्रोसेस हो जिसको यूज किया गया है क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए किसी भी प्रोसेस में, तो आंसर बी हो गया। इजी क्वेश्चन है तो समझने में भी, ठीक है। What is the first step of quality assurance? तो क्वालिटी को अश्योर करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना, रॉ मटेरियल क्वालिटेटिव लेना, आपको प्रोक्योर करना वहां से, मतलब अच्छा क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो आप, कस्टमर सर्विसेज का ध्यान रखना या कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना। तो कोई भी प्रोडक्ट की जब आप क्वालिटी की बात करते हो ना, तो आपको पहले ये तो देखना पड़ेगा ना अगले इंसान को चाहिए क्या है, तो कस्टमर की नीड्स पे फोकस करोगे आप। आपने स्टैंडर्ड्स डेवलप कर दिए, रॉ मटेरियल बहुत अच्छा ले लिया, कस्टमर सर्विस अच्छी है, लेकिन कस्टमर को वो चाहिए ही नहीं है, राइट। तो आप पहले कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करोगे तो वो क्वालिटी एश्योरेंस तक आप बेटर तरीके से पहुंच पाओगे। Which one of the following is not true about NAC? तो NAC की टीम established in September 1994, 5 क्राइटेरिया है असेसमेंट और एक्रेडिटेशन के, बेंगलोर में लोकेटेड है, ऑटोनोमस बॉडी है जो यूजीसी ने एस्टेब्लिश की है। यूजीसी ने एस्टेब्लिश किया है 1994 में एस्टेब्लिश किया है, बिल्कुल ठीक है। बेंगलोर में लोकेटेड है, बिल्कुल ठीक है। 5 क्राइटेरिया नहीं है जी, ठीक है। कितने हैं? 7 है। ये 7 तो आपको पता होनी चाहिए। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इन 7 में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस है। तो ऑब्वियसली ऊपर वाले पे आप ज्यादा फोकस रखेंगे, यानी करिकुलर और टीचिंग में अगर आपसे पूछा तो करिकुलर एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस है या उसकी ज्यादा वेटेज है, ओके। या मान लो करिकुलर और स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन के बारे में पूछ लिया तो करिकुलर को इंपॉर्टेंस मिलेगी। या मान लो इट्स लाइक आप ये हायरार्की एज सच नहीं है बट इस हायरार्की को ध्यान रखिए अगर आपसे वेटेज पूछ ली तो, कि कौन से पॉइंट को या कौन से एस्पेक्ट को ज्यादा वेटेज दी जा रही है। तो 5 नहीं 7 क्राइटेरिया है असेसमेंट के, ओके। Which type of leader creates a vacuum after he or she leaves the institution या after his or her tenure transfer या retirement? तो कौन एक वैक्यूम क्रिएट कर देगा वहां पे? ऑटोक्रेटिक लीडर या ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल का लीडर, अपना डेमोक्रेटिक या लेसिस्फेयर? तो देखो ऑटोक्रेटिक वाला ज्यादा चांसेस है क्योंकि ऑटोक्रेटिक वाला खुद ही सारे डिसीजन ले रहा था, तो अब उसकी जो टीम है या पीछे से जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है करना क्या है।
क्योंकि उनसे कभी पूछा ही नहीं गया, उनको कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, राइट। डेमोक्रेटिक में उनको इन्वॉल्व किया गया है, तो अगर लीडर की रिटायरमेंट हो गई तो कोई ना कोई और संभाल लेगा उस चीज को। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल लीडर में भी क्या हो जाएगा, इट्स लाइक अगर प्रधानमंत्री नहीं है, आज छुट्टी पे है, तो उसकी जगह कौन साइन कर सकता है, या आज इट्स लाइक वो प्रिंसिपल छुट्टी पे है, तो कौन जो है प्रिंसिपल की अथॉरिटी आज मिली हुई है उसको, तो वो रूल्स के हिसाब से एक हायरार्की में ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेस इज फेयर में तो सारे ही अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ज्यादा कि जो आपका वो जो है लीडर जो है छुट्टी पे चला गया या जो रिटायर हो गया, ठीक है। बट ऑटोक्रेटिक में बाकी लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे डिसीजंस आज तक लीडर ने ही लिए थे, ठीक है, इन्वॉल्व ही नहीं किया गया किसी को, तो वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। Which of the following children are not considered as the children with special educational need? Hyperactive, normal, ये slow learner या बी एंड सी। तो नॉर्मल को नॉर्मली मानेंगे जी, वो कहाँ पे स्पेशल नीड्स में आ जाएंगे, ठीक है। मेन पर्पस पूछा है यूएनसीआरपीडी का, यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कब एस्टेब्लिश किया गया वो पता होना चाहिए, कब अडॉप्ट किया गया और कब जो है इन्फोर्समेंट में आया। तो 2008 में इन्फोर्स हुआ, 2006 में दिसंबर 2006 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। तो मेन पर्पस आपसे पूछा है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज की फुल फॉर्म है टू एनकरेज ऑल डिसेबल्ड पर्सन टू एंजॉय देयर ऑल ह्यूमन राइट विद बेसिक फ्रीडम, ठीक है। उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और इंश्योर करना कि वो उनके राइट्स जो है उनकी मतलब फैसिलिटी उनको मिले अपने राइट्स को एंजॉय करने की। तो सारी स्टेटमेंट सही है जी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी? तो कौन कंसर्न है? यही कंसर्न है यूएनसीआरपीडी, ठीक है, अभी तो किया ऊपर, ठीक है। ये तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन करके है शायद इसकी फुल फॉर्म, एनसीटी टीचर एजुकेशन से हो गया। ये हम डिसेबिलिटी को जब क्लासिफाई करते हैं वो चीज हो गई। तो यूएनसीआरपीडी रिलेटेड है, वो कंसर्न है राइट्स के लिए। Which of the following components is not suggested by ICF? यानी to understand the health, disability and functioning of a person. So ये क्लासिफिकेशन है एक तरीके से। इस क्लासिफिकेशन में बॉडी फंक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर्स आते हैं, तीनों फैक्टर्स हैं। फाइनेंशियल फैक्टर हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, टोटली फैक्चुअल है ये चीज, आपको पता होगी तो ही पता है। नोट सजेस्टेड हमसे पूछा गया है, नोट पूछा गया है, तो सी आंसर आ जाएगा। In which of the following classification of individuals is done at international level on the basis of disability, functioning and level of physical health? तो इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन दी है, ये वो कौन सी क्लासिफिकेशन है? आईसीएफ है जी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनपीई, यूएनसीआरपीडी कंसर्न है उनके राइट्स के लिए, बट क्लासिफिकेशन तो आईसीएफ ने दी है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। एक फ्रेमवर्क है ये एक तरीके से, जो ऑर्गेनाइज और डिस्क्राइब करेगा इंफॉर्मेशन फंक्शन, डिसेबिलिटी और फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। 2001 में इसको अप्रूव किया गया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा, एंड एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज ये प्रोवाइड करती है कि डेफिनेशन क्या होगी कि हेल्थ, डिसेबिलिटी, फंक्शनिंग, इनका मतलब क्या है। इन विच ईयर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर्म? तो आरसीआई एक्ट के थ्रू कब बनी थी ये? आरसीआई एक्ट 1992 जो है उसके तहत बनी थी, तो 1992 आंसर हो गया। Which of the following are barriers of inclusive education? Cooperative learning process is adopted in it. तो ये बैरियर थोड़ी हो गए, तो अच्छी बात है। Parents are not aware of inclusive education, ये बैरियर है, ठीक है। Teachers are not trained properly for such education, हाँ ये भी एक बैरियर की तरह काम करेगा। Indian classrooms are overloaded with students, क्योंकि बहुत पॉपुलेशन है, क्लासरूम में भरे पड़े हैं, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो हमारा बैरियर की तरह काम करेगा। कोऑपरेटिव लर्निंग अगर प्रोसेस में अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट बैरियर, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, ओके। In which act provision is made for right to get free education up to the age of 18 of disabled person, disabled person? So किसने बोली ये बात? आरसीआई एक्ट, ये आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, एनसीएफ या फिर एनपीई? तो एनईपी और एनसीएफ नहीं रहेगा, क्योंकि डिसेबल्ड की बात हो रही है, फ्री उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये बात हमने पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में मेंशन की थी सबसे पहले 1995 में। फिर जब हम 2009 में अपना आरटीई एक्ट लेके आए, तो उसमें हमने बोला कि सभी बच्चों को 6 से 14 साल की एजुकेशन मिलनी चाहिए फ्री एंड कंपलसरी, बट इन केस ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन हम जो है 6 से 18 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, ओके। और ये किसके बेसिस पे बोला उन्होंने? 1995 के एक्ट के बेसिस पे बोला। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ था, अगर आपको याद हो तो, कि कौन से आर्टिकल के अंडर जो है वो ये अपना 1995 का एक्ट बनाया गया है? तो वो क्या था? अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 253।
In which act provision is made for 4% reserved seats in government jobs for the persons with benchmark disabilities? जिनकी benchmark disabilities हैं, जो लोग हैं, यानी एक डिसेबिलिटी के पटेल वही 40% से ऊपर वाले क्राइटेरिया में आते हैं, तो उनके लिए 4% सीट्स रिजर्व है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो कौन से उसमें एक्ट में बोला गया ये? तो ये 2016 के राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में मेंशन किया गया। अच्छा, इसमें ये परसेंटेज कितनी थी, इसमें भी तो मेंशन किया होगा कुछ ना कुछ 1995 में, तो यहाँ कितनी परसेंटेज थी वो आप मुझे बताइएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर? नर्वस सिस्टम के साथ गड़बड़ हुई है कुछ, ठीक है, तो सेरिब्रल पल्सी, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म या फिर निक्टेलोपिया, ये नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं हम, ठीक है। तो आंसर अपना ऑटिज्म हो जाएगा जी। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ मेंटल कंडीशंस जो अफेक्ट कर रही हैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट को। इसमें हम कैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं? एडीएचडी आया हुआ है पहले भी, एडीएचडी, स्पीच या लैंग्वेज डिसऑर्डर, टॉरेट सिंड्रोम, स्किज़ोफ्रेनिया, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम या ऑटिज्म। ऑटिज्म ही हमारे ऑप्शन में है, ठीक है। और निक्टेलोपिया, ठीक है, निक्टेलोपिया, ये अपना नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं, जिसमें आपको डिम लाइट में या रात में देखने में डिफिकल्टी होती है। ओके, सो ये पता होनी चाहिए, ये एग्जांपल्स याद रखना, ये पूछे गए हैं एक दो बार। और लास्ट क्वेश्चन ऐसा सा ही कुछ मिलता है हमेशा देखने को ना, कि किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो पता होना चाहिए। ये हो गया है जी आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। आई होप आपको समझ आए होंगे, ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे होंगे प्रैक्टिस करने में। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और बच्चे जो है वो आपस में भी कमेंट में एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो अगर किसी ने कोई चीज पूछी है तो। ओके, सो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Take care.